स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। तो देखिए मोहनजोदड़ो की बात करेंगे हम सबसे पहले। और कल के वीडियो लास्ट जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया था सारा बेसिक। तो चलिए आगे का देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अब तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी जैसे आपके में आते हैं MCQ टाइप के, तो ऐसे में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी। ऑप्शन में पूछ लेंगे ग्रामीण या नगरीय, तो आपको याद रखना है ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये बिल्कुल याद कर लो। अगला है कि इस सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या है, तो ये शहरी केंद्र का विकास, क्योंकि यहाँ पे कई सारे नगर थे जिनका विकास हो रखा था। सबसे पहले खोजा गया स्थल आप जानते हैं हड़प्पा है, और मैंने कल की पहले वाले पार्ट वाली वीडियो में बताया था कि हड़प्पा सबसे पहले हड़प्पा में मोहर खोजी गई थी और उसी के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल अगर आपसे पूछ ले तो मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, ये याद रखना है। हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। ये तो चलिए बिल्कुल बेसिक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि देखिए ये जो हड़प्पा वगैरह आप पढ़ रहे हो ना, तो आप क्या करा करो, एक ना मैप अपना मतलब एक भरा हुआ मैप रख लो जिसमें आप देख लिया करो कि ये स्थान कहाँ पे है। जैसे आज के समय में अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रखे हैं, तो ये उस समय में तो भारत में होता था, बट बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। तो इस जगह पे आपको हड़प्पा दिखेगा कहीं, तो दूसरी जगह नीचे की तरफ आपको कहाँ दिखेगा, मोहनजोदड़ो दिखेगा। ठीक है, तो आपको मैप में भी ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पुरा स्थल की। तो पुरा स्थल ऐसे स्थल को कहते हैं जहां पर पुराने औजार या बर्तन मिट्टी के हों, चाहे धातु को हों, या इमारत के अवशेष प्राप्त होते हैं, तो उसको पुरा स्थल कहते हैं। तो आपको पता है कि हड़प्पा से क्या मिली थी, मोहर मिली थी। ठीक है, और जब रेलवे ट्रैक की खुदाई हो रही थी, जब पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, तो क्या मिला था, ईंटें मिल गई थी वहां से। और ऐसे कई सारे मतलब औजार, कुछ जगह पे औजार मिले हैं, कुछ जगह पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कुछ जगह पे मन के मिले हैं, तो ये पुरास्थल कहलाते हैं। और ये जो पुरास्थल होते हैं, यहाँ पे जो कभी किसी टाइम पे कोई ना कोई तो रहता था, कोई व्यक्ति रहता होगा, कुछ लोग रहते होंगे, तो ये उन लोगों द्वारा ये बनाई जाती हैं चीजें, और इन्होंने अपने लिए बनाई थी, लेकिन बाद में वो इन चीजों को छोड़कर कहीं चले गए। फिर हजारों वर्षों के बाद जब कभी कई सभ्यताएं आई, कईयों का पतन हुआ, जब कभी खुदाई हुई, तब जाके पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी चीजें थी, ऐसा पुरास्थल था और यहाँ पे ये चीजें मिली है, यहाँ पे कोई सभ्यता थी, ये बाद में पता लगती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये एक नियोजित शहरी केंद्र था। नियोजित शहरी केंद्र का मतलब क्या है, देखिए ये जो नगर वगैरह बसाए गए थे ना हड़प्पाई सभ्यता में, ये बिल्कुल प्लानिंग से बसाए गए थे। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, पहले से ही प्लान करके बनाना। यहाँ भवनों के निर्माण से पहले इसका पूरा नियोजन किया गया, यानी कि जो भी मकान यहाँ पे बनाए गए, जो भी घर बनाए गए यहाँ पे रहने के लिए, उसमें बनाने से पहले पूरा नियोजन किया गया था, पूरी प्लानिंग की गई थी। और आप आगे पढ़ोगे कि क्या बनाया हुआ था। पहले ना उन्होंने सड़कें बनाई थी, उसके साथ में नालियां बनाई थी। ठीक है, सड़कों के साथ में मतलब जो नालियां बनी थी, और उसके बाद अगल बगल में घर बनाए थे। पहले सड़क नाली, उसके बाद में घर बनाए थे। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि सब कुछ यहाँ पे कैसे बनाया गया था, प्लानिंग के तहत बनाया गया था। यहाँ पे बस्ती जो थी वो 2 भागों में बांटी है। ठीक है, 2 भागों में हम बस्तियों को बांट के पढ़ेंगे। एक तो है दुर्ग और दूसरा क्या है हमारा निचला शहर। तो देखिए दुर्ग और निचला शहर, इनकी कुछ विशेषताएं आप समझ लीजिए। दुर्ग जो था ये छोटे क्षेत्रफल में फैला हुआ था, जबकि निचला शहर जो था एक बड़े क्षेत्रफल में था। ठीक है, आपको 2 चीजें यहाँ पे समझ में आ गई। एक आपको याद रखना है कि दुर्ग छोटे में जरूर था पर ऊंचाई पे था। ठीक है, लेकिन ये निचला शहर बड़ा जरूर था पर ये नीचे था। एक और चीज समझनी है आपको, दुर्ग में जो भी संरचनाएं पाई गई हैं, ऐसा माना जाता है कि उसका कुछ ना कुछ विशिष्ट उद्देश्यों से उपयोग किया जाता था, बल्कि जबकि निचले शहर में जो भी मतलब स्ट्रक्चर मिले उसको आवासीय कहा गया है, यानी यहाँ पे रहने वाले मिले हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा, वहां पे आप समझ लीजिए। तो मैं आपको क्या करूंगा, पहले दुर्ग बता देता हूं, फिर आपको मैं आगे बता दूंगा निचला शहर। तो देखिए ये छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था दुर्ग। दुर्ग जो थे ऊंचे इसलिए थे क्योंकि यहाँ पे जो भी मतलब स्ट्रक्चर बनाए, चाहे वो स्नानागार हो, चाहे वो कोई गोदाम हो, चाहे वो कोई अन्न अन्न रखने वाला जगह हो, या कोई भी मतलब मकान हो, या कुछ भी हो,
जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर पाए गए हैं वो क्या थे, ऊंचाई पे बने हुए थे। ऊंचाई पे बनने का मतलब है कि पहले पहले कच्ची ईंटों का एक चबूतरा बनाया गया था। जैसे मान लीजिए एक खाली जमीन है, वहाँ पे नींव वगैरह खोदी जाती है, फिर वहाँ पे कच्ची ईंटों से दीवार वगैरह बनाई जाती है, मतलब नींव भरी जाती है, फिर उसको भर दिया जाता है, ऊंचा कर दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे कोई चीज़ बनाई जाती है, इसलिए वो ऊंचा हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि दुर्ग जो है इसको चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था। अब किसी चीज को मतलब चार दीवारी क्यों की जाती है, तो या तो उसकी सुरक्षा के लिए की जा रही होगी, या फिर उसको किसी से अलग दिखाने की कोशिश की जा रही होगी। तो इसको निचले शहर से अलग दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करा इन्होंने, चार दीवारी कर दी है। ये दीवार जो थी इसको निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग, देखिए दुर्ग पे जो भी स्ट्रक्चर बने हुए मिले हैं, जो भी संरचना बनी हुई मिली है, ऐसा माना जाता है कि इनका जो प्रयोग किया जाता था वो किसी विशिष्ट उद्देश्य से, किसी विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन में किया जाता था। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या मिला है। इससे पहले आप माल गोदाम वाला एक एग्जाम्पल पढ़ लो। देखिए माल गोदाम एक मिला है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मतलब किसी चीज का भंडारण किया जाता था, स्टोरेज किया जाता था, यानी किसी भी वस्तु को स्टोर करके रखा जाता था, उसको रखा जाता था। तो इस ये जो माल गोदाम मिला था, इसमें नीचे का जो हिस्सा था वो बनाया गया था ईंटों से। तो नीचे का जो हिस्सा था ईंट वाला वो तो मिल गया सुरक्षित ठीक ठाक, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा था ऐसा कहा जाता है कि वो लकड़ी से बना था। ठीक है, लकड़ी से बना था इसलिए वो इतने पुराने समय तक नहीं रह पाया, वो नष्ट हो गया। तो ये आपको माल गोदाम यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट याद आ गया, अन्नागार। आप अन्नागार भी पढ़ोगे आगे। ठीक है, अन्नागार क्या, जहाँ पे अनाज रखा जाता था, यानी अनाज को स्टोर किया जाता था, स्टोरेज रखा जाता था, उसका भंडारण किया जाता था। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपके सामने एक मैप है, और ये मैप कौन सा है, ये दुर्ग के बारे में बता रहा है। ठीक है, दुर्ग के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। तो आप दुर्ग और दूसरा जो था निचला शहर, उन दोनों का मैप आप अपनी उसमें एनसीईआरटी की किताब में एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विशाल स्नानागार की। स्नानागार कुछ इस प्रकार से होते थे, स्विमिंग पूल टाइप समझ लो आप। लेकिन आजकल के जो स्विमिंग पूल होते हैं बिल्कुल ऐसे नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराने समय की बात है, तो वो अलग होते थे। मैं एक बार आपको चित्र दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एक बार, बहुत ध्यान से आपको देखना है ये वाला चित्र। ये है एक स्नानागार। ठीक है, अब इसके चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है, चारों तरफ आपको एक गलियारा दिख रहा है, यानी एक गली टाइप की दिख रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रही है सीढ़ी। अगर आप नीचे जाना चाहोगे, ये जलाशय है, यहाँ पे पानी है, पानी रखा जाएगा, और अगर आप नीचे जाना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीढ़ी से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक नाला टाइप का है जो यहाँ का पानी बाहर निकाल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता था। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक बार, देखिए यहाँ पे विशाल स्नानागार के बारे में क्या बताया गया, आप इसे समझिए थोड़ा। ये आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। ठीक है, ये क्या था, जलाशय। यहाँ पे टाइपिंग का एरर है, इसको जलाशय कर लीजिए। यानी ये एक आयताकार इस शेप का जलाशय था। अब इसके चारों तरफ जो था एक गलियारा था। ठीक है, एक गलियारा हो गया, और अंदर जाने के लिए क्या बनी हुई थी, सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, जलाशय से पानी एक बड़े नाले से बहा दिया जाता। मान लो जलाशय का पानी निकालना हो तो एक नाला बना रखा था जिसके जरिए उसमें से पानी निकाल दिया जाता था। ये एक अनोखी संरचना थी, क्योंकि देखिए ये ना बड़ा स्नानागार था, काफी विशाल था। तो इतना बड़ा स्नानागार जब इतिहासकारों ने देखा तो उन्होंने इसको देख के अंदाजा ये लगाया कि ये जो स्नानागार था ये विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई विशिष्ट कार्य यहाँ पे होता था। जैसे कि मान लो कोई अनुष्ठान होता हो, यानी कि कोई यज्ञ वगैरह कराया जाता हो, कोई पूजा पाठ कराया जाता हो। ठीक है, या कोई सामूहिक स्नान यहाँ पे होता होगा, नहाते होंगे कोई पूजा पाठ वगैरह करके, तो इसलिए ये उपयोग में लाया जाता था, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। तो ये स्नानागार वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपसे पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है, वो है आपका जल निकास प्रणाली। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको निचला शहर बता देता हूँ। तो दुर्ग आपको समझ में आ गया है कि छोटे से क्षेत्रफल में था पर ऊंचाई में था। निचला शहर जो है बड़े क्षेत्रफल में है पर क्या है, वो नीचे है। देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो निचला शहर था इसमें आवासीय भवन थे। आवासीय भवन का मतलब है जो रिहायशी हो, यानी जहां पे लोग रहते हो। ठीक है, रहने योग्य। लेकिन जो दूसरा दुर्ग में पाई गई है स्ट्रक्चर संरचनाएं, उसमें कहा गया है कि वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते थे। देखिए निचला शहर जो था दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में फैला था, ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था।
निचले शहर को दीवार से घेरा गया था। जैसे दुर्ग को भी बाउंड्री कर दी गई थी 4 दीवारी, ऐसे ही कहा जाता है कि निचले शहर को भी घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया था। अब यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ा सा समझना है, अंतर दोनों जगह। देखो दुर्ग में हमने क्या पढ़ा था, दुर्ग में जो स्ट्रक्चर बने थे वो ऊंचाई पे बने थे, आपको बिल्कुल याद है। अब ये कह रहे हैं कि निचले शहर में, देखो दोबारा पढ़ो इसे, कह रहे हैं कि निचले शहर को दीवार से घेरा गया था और यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पे बनाया गया था। अब यहाँ पे आप समझिए कि जो निचला शहर था वो निचले, बेशक से वो नीचे था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सभी घर बिल्कुल नीचे थे। कुछ घर ऐसे, कुछ भवन ऐसे थे जो ऊंचाई पे बनाए गए थे, कुछ, ठीक है, सारे नहीं, कुछ। ये चबूतरे जो थे नींव का काम करते थे। और इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पे श्रम की आवश्यकता थी। मतलब मेहनत जो है, मजदूर जो लगते होंगे, बहुत सारे मजदूर लगते होंगे, तब जाके इतने बड़े क्षेत्र में मकान या जो घर बनाए गए हैं वो बनाना पॉसिबल हो पाया होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे एक चीज और समझनी है। अभी देखिए कल हमने बात करी थी पहली वीडियो में मिस्र की सभ्यता, और एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, और एक है हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का अगर आप क्षेत्रफल देखोगे ना, एरिया देखोगे, अगर इन दोनों का एरिया मिला भी दिया जाए तो भी हड़प्पा सभ्यता इससे कम से कम भी 10 से 12 गुना बड़ी क्षेत्रफल में फैली हुई सभ्यता थी। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि वर्तमान समय के नजरिए से देखें तो हड़प्पा सभ्यता एक विशाल क्षेत्र में त्रिकोण आकार में फैली हुई एक सभ्यता थी, जिसमें मतलब 3 देश में फैली हुई है। एक तो अफगानिस्तान में केवल 2 से 3 क्षेत्र मिले हैं, बाकी ज्यादातर क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान और भारत में है। ठीक है, ये हम कल के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये जो है ना, ये आपके सामने है मैप। ये कौन सा मैप है? ये आपका निचले शहर का मैप है। निचले शहर में क्या बताया जा रहा है आपको कि ये एक बड़े क्षेत्र में संरचना थी। ध्यान से देखिए, आप एनसीईआरटी में देख लो। देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार आता है। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। जल निकास की व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता जानी जाती है तो वो अपनी सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली से, यानी बेहतर जल निकास प्रणाली थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ जल निकास की व्यवस्था की गई थी। नियोजन का मतलब है प्लानिंग के तहत सब कुछ प्लान किया गया था। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। देखिए सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण पे काटने का मतलब है, जैसे मान लो ये एक सड़क आ रही है, यहीं से फिर दूसरी सड़क आ रही है तो वो उसको इस तरीके से काट देगी। ठीक है, मतलब इस तरीके से समकोण पे हो जाएगा, 90 डिग्री बना देगा। ये था समकोण पे काटती थी। और एक चीज ये भी याद रखना है कि सड़कें जो थी वो चौड़ी थी। सड़कें इतनी चौड़ी थी कि अगर हवा चलती थी तो हवा से अपने आप ही ऑटोमेटिक साफ हो जाती थी। और यहाँ पे आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि जो जल निकास प्रणाली में जो नालियां होती थी, ये नालियां घर के सामने होती थी, तो इनके ऊपर क्या होता था, ढक्कन रखे होते थे। जब नाली की सफाई करनी होती थी तो ढक्कनों को उठा के नाली को साफ किया जाता था और उसके बाद ढक्कनों को वापस रख दिया जाता था। और ये जो घर के सामने की जो नालियां होती थी, ये बाहर जाकर एक बड़े नाले में मिल जाती थी। ठीक है, बड़े नाले में मिल जाती थी और फिर उस बड़े नाले से वो पानी जाता था, नगर से बाहर चला जाता था। तो ये जल निकास प्रणाली जो थी इतनी मतलब बेहतरीन थी, जो जिसके बारे में कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं। तो हड़प्पाई भवनों को देखकर ऐसा पता लगा है कि पहले यहाँ नालियों के साथ गलियां बनाई गई थी। ठीक है, क्या लगा है कि यहाँ पे पहले पहले तो नाली बनाई गई, फिर उसके साथ में क्या बनाई गई, गलियां बनाई गई, और उसके बाद इधर की तरफ और इधर की तरफ यानी अगल बगल में मकान बनाए गए। तो आप ये समझ सकते हो कि मतलब पूरा ये जो सभ्यता जो बसाई गई थी या जो यहाँ पे भवन का निर्माण हुआ था, पूरी प्लानिंग के तहत हुआ था। हर चीज मतलब पहले से प्लान था। प्रत्येक घर का गंदा पानी जो था नालियों के जरिए बाहर चला जाता था, और ये नालियां जो थी बाहर जाके बड़े नाले में मिल जाती थी, जिससे सारा पानी जो है वो बाहर चला जाता था। एक बार नाला देख लीजिए आप, इस तरीके के नाले होते हैं जिसमें जो छोटे छोटे नालियों के पानी जाते हैं और उसमें मिक्स हो जाते हैं, फिर वो बाहर चला जाता है, किसी शहर से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये जल निकास प्रणाली के आपकी मेन पॉइंट आपको बताएं, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको और भी पॉइंट मिल जाएंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं गृह स्थापत्य कला की, यानी कि वहां पे जो भवनों का निर्माण हुआ था, घरों का निर्माण हुआ था, किस प्रकार से कैसा था। तो देखिए मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन थे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, निचले शहर आवासीय भवन वाले, यानी जहां पे रहते थे। यहाँ के आवास में किस प्रकार से बनाए गए थे आप इसे समझिए। जैसे गांवों के घर आपने देखे होंगे, बड़ी जमीन होती है गांव में ज्यादातर लोगों के पास, और उसमें घर बहुत अच्छा बनता है। तो गांव में कैसे घर बनाए जाते हैं, एक आंगन होता है घर में,
और उस आंगन के चारों तरफ क्या होते हैं, कमरे होते हैं। ऐसे ही होता है गांव के घर में। तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार से था, यानी कि जो घर होते थे उसमें एक आंगन होता था और उस आंगन के चारों तरफ कमरे बना दिए जाते थे। आंगन जो होता था बहुत ओपन होता था, खुला, मतलब एक बड़ा क्षेत्र में होता था, मतलब बड़े से एरिया में होता था। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब खुला खुला होता था, तो वहाँ पे खाना बनाने का, कताई करने का, ऐसे काम किए जाते थे। ये जो था यहाँ के, देखिए यहाँ पे एक खास बात ये निकली है हड़प्पा सभ्यता में, यहाँ के लोग प्राइवेसी का बहुत मतलब ध्यान रखते थे, उन्हें एकांतता बहुत पसंद थी। प्राइवेसी का मतलब है, मतलब वो ताक झांक से बचना चाहते थे। जो नीचे वाले, जैसे मान लीजिए ये जमीन है, जमीन पे जो बना हुआ है घर, नीचे वाला जो ग्राउंड पे जो बना होता था उस जगह पे विंडो नहीं होती थी, खिड़की नहीं होती थी। खिड़की क्यों नहीं होती थी? क्योंकि खिड़की अगर होगी तो हो सकता है कोई ताक झांक करे, क्योंकि प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे खिड़की नहीं थी। इसके ऊपर अगर कोई दूसरी मंजिल है तो वहाँ पे बेशक से विंडो हो जाएगी, पर नीचे वाले में नहीं रखते थे। और एक चीज़ ये भी थी कि मतलब इन्होंने घर जो बनाए थे ना, इस तरीके से घर बनाए थे कि अगर मान लो घर का ये मेन गेट है किसी के, और ये गेट ओपन है, खुला हुआ गेट है, तो अगर कोई सामने से बाहर से कोई व्यक्ति जा रहा है और वो चाहे कि मैं चलते चलते घर में झांक लूं, तो उसको घर के अंदर ना तो उसको आंगन दिखाई देगा, ना ही उसको कमरे वगैरह दिखाई देंगे। मतलब इस तरीके से बनाए गए थे घर कि कोई मतलब प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के बनाए गए थे। और ज़्यादातर आपको पता होगा आज के समय भी आप देखते हो कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कहीं सड़क से जा रहे होते हैं और किसी घर होता है, गेट खुला होता है, तो उन्हें झांकने की आदत होती है, तो वो झांकते हुए जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने क्या करा था, प्राइवेसी को ध्यान में रख के मतलब इस तरीके से बनाया था कि कोई भी व्यक्ति घर के अंदर नहीं देख सकता, आंगन वगैरह में कुछ देख नहीं सकता। हर घर में अपना एक स्नान घर होता था, जिसमें फर्श जो होता था ईंटों का फर्श बनाया होता था, ईंटें बिछा देते थे और उसका फर्श बन जाता था। स्नान घर का पानी जो होता था वो नाली के जरिए सड़क वाली नाली में बहा दिया जाता था। कुछ घरों पे देखो छत में जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली है, टूटी फूटी सीढ़ियां के कुछ अवशेष मिले हैं, तो वो बनाए गए हुए थे। और कई घर ऐसे होते थे जहाँ पे कुएं भी होते थे। भाई कुएं भी याद रखें आप, ये इंपॉर्टेंट है। कुएं वाला आपको एक चीज ये याद रखना है कि देखिए कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जो बाहर की तरफ से होता था। जैसे मान लो कोई बाहर से राहगीर जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसे प्यास लग रही है, तो वो उस कमरे को खोल के मतलब वहां कुएं से पानी पी सकता था या पानी का इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, घर के लोग भी कर सकते हैं, बाहर के भी कर सकते हैं। तो कुएं जो होते थे एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आने जाने वाले लोग पानी को पी सके या पानी को इस्तेमाल कर सकें। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुएं की संख्या 700 थी। लगभग 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट कुछ याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये यहाँ पे ये जो जल निकास प्रणाली वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और यहाँ पे एक हड़प्पाई लिपि वाला क्वेश्चन आता है और पतन के कारण आता है। तो यहाँ से इस वाली वीडियो में आपका ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया था। आगे देखिए, हड़प्पाई समाज में भिन्नता का अवलोकन। देखिए समाज चाहे कोई भी हो, समाज में लोगों की जो आर्थिक स्थिति होती है और जो उनका सामाजिक रहन सहन होता है वो भिन्न होता है। समाज में कैसे लोग होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति भी होता है जो काफ़ी अमीर होता है जिसके पास काफ़ी सुख सुविधाएं होती हैं। तो समाज में एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, गरीब व्यक्ति। और एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो मतलब इन दोनों के बीच में होता है, एक मिडिल क्लास समझ लो आप, जो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास हो गया, जो मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गरीब है और ना ही वो बहुत ज़्यादा अमीर वाली स्थिति में है। तो और ऐसे मतलब ये वर्ग होते हैं जो आर्थिक स्तर पे देखें, सामाजिक स्तर पे देखें तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मतलब रहन सहन और उसमें कुछ भी भिन्नताएं होती है। तो क्या हड़प्पाई समाज में भी ऐसी भिन्नता थी? तो इसको जो इतिहासकार हैं उन्होंने अच्छे से समझा है। तो समझने के लिए उन्होंने क्या करा, देखिए हर समाज में रहने वाले लोगों के बीच में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं होती हैं। इन भिन्नताओं को जानने के लिए इतिहासकार जो है कई तरीके अपनाते हैं। कई तरीके उन्होंने क्या अपनाया, समाधान का तरीका देखा। उन्होंने देखा भाई कि ये जो लोग होते थे, ये जो अंतिम संस्कार कैसे करते थे, यानी जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे। अब देखिए आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी की किताब में अगर आप देखेंगे तो एक ही तरीका है शायद उसमें, और आपको बताया गया है कि उसमें मतलब लोगों को दफना दिया जाता था कब्र में। तो ये आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो उसमें 3 तरीके आपको बताए जाएंगे। ठीक है, एक तो मतलब कब्र वाला सिस्टम तो था, दफना दिया जाता था। दूसरा क्या था कि लोगों को जला भी दिया जाता था। ठीक है, कुछ लोग क्या होते थे मृत्यु के बाद उसको जला देते थे।
कुछ में कहा गया है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्या करते थे, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको खुले में छोड़ देते थे, यानी जंगल में फेंक आते थे, जिससे वो जो गिद्ध वगैरह होते थे उसको खा जाते थे। तो ये 3 तरीके हैं वैसे, बट आपकी बुक में कब्र वाला होगा तो आप उतना ही समझ लीजिए, उतना ही याद कर लेना, ठीक है। तो अंतिम संस्कार में उन्होंने देखा कि जो कब्रें होती थी उसके अंदर क्या करते थे वो लोग, खूब सारा सामान डाल देते थे, वस्तुएं डाल देते थे। तो देखिए कैसे था, हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्ति को दफना कर करते थे। ऐसे सबूत भी मिले हैं जहां कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न है, यानी एक कब्र जो है वो अलग तरीके की है, दूसरी कब्र अलग तरीके की है, कई जगह पे अलग तरीके की कब्रें मिली हैं। तो कुछ बिल्कुल सिंपल थी, कुछ में ईंट वगैरह की चिनाई करके बनाई गई थी, कुछ कच्ची कब्रें थी, तो अलग अलग तरह की मिली है। लेकिन जब उन्होंने उस कब्र को खोदा, अंदर देखा, जो कंकाल मिले, तो कंकाल के साथ उनको क्या मिला है, वो क्या करते थे जब कोई मर जाता था तो उसके साथ कुछ बर्तन वगैरह रख देते थे, उसमें बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, ठीक है। कुछ जगह पे दर्पण मिला है, शीशा यानी दर्पण वगैरह रख दिया जाता था, कुछ जगह पे शंख वगैरह मिले हैं, कुछ जगह पे मन के मिले हैं, यानी कि जो मोती वगैरह होते हैं कुछ, मतलब ये सारी चीजें दफना देते थे। अब ये क्यों दफना देते थे, जबकि वो तो मर गया है? तो हो सकता है कि शायद ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये सोचते होंगे कि भाई ये जो व्यक्ति मर गया है ये शायद दोबारा से जिंदा होगा, जन्म लेगा और उसको सामान की जरूरत पड़ेगी, वस्तु की जरूरत पड़ेगी। या तो ये सोचते होंगे, या फिर ये ऐसा सोचते होंगे कि कब्र में उसको जरूरत पड़ती होगी, वहां पे वो मतलब उसका इस्तेमाल करेगा। तो जो भी सोचते थे, पर वो सामान रख देते थे उसके अंदर। तो देखिए ये ऐसा सोचते थे कि मृत्यु के बाद उसे वस्तुओं की आवश्यकता होगी। पुरुष तथा महिला दोनों दोनों की कब्र से आभूषण मिले हैं। देखिए पुरुष की कब्र से भी आभूषण मिले हैं, महिला की कब्र से भी आभूषण मिले हैं। तो ऐसे में यह अंदाजा लगाया गया है कि शायद दोनों ही आभूषण पहनते थे, यानी पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिला भी पहनती थी। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण भी मिले हैं, कुछ जगह पे मन के आप जानते हो जो मोती वगैरह होते हैं, जैसे माला में जो मोती वगैरह होते हैं उसको मन के कहा जाता है। मन के जो होते थे वो हड्डियों के भी होते थे, मिट्टी के भी होते थे, लकड़ी के भी बनाए जाते थे। तो वो जैसे भी मतलब जैसे जैसे लोग होंगे वैसे वैसे इस्तेमाल करते थे, जैसा मतलब लोगों का स्टेटस होगा। जो ज़्यादा अमीर होते होंगे वो धातु के मन के इस्तेमाल करते होंगे, जो बहुत गरीब होते होंगे वो हड्डी वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें मिली हैं। तो ये जो पॉइंट थे ना आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, देखिए हड़प्पा की सभ्यता यहाँ पे आपको याद रखना है, एक है मिस्र की सभ्यता और एक है मेसोपोटामिया सभ्यता और एक है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो था मेसोपोटामिया से था और इनसे था। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है और ये जो मिस्र की सभ्यता थी इसके समकालीन थी लगभग। मतलब जैसे कि भारत में जो हड़प्पाई सभ्यता थी उस समय में, उसी समय में मिस्र के उधर आप अफ्रीका वगैरह में देखोगे तो मिस्र की सभ्यता थी, यानी समकालीन थी। तो यहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जो हम मृत्यु के बाद उसमें सामान दफना रहे हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता में, ऐसा ही यहाँ पे भी था। मिस्र में भी मतलब लोग सामान दफनाते थे। एक बार देखिए यहाँ पे क्या होता था, कब्र कुछ इस प्रकार से होती थी, मिस्र के पिरामिड कहते हैं इसको। इसमें क्या होता था, देखिए ये छोटे छोटे व्यक्ति दिख रहे हैं, कब्र कितनी ऊंची है। यहाँ पे क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, जैसे ये राजकीय कब्रें होती थी, राजकीय मतलब राजा से संबंधित, चाहे शासक हो या शासक के परिवार का कोई व्यक्ति हो। तो जब कोई मर जाता था तो उसमें बहुत सारा पैसा डाल देते थे, यानी धन संपत्ति दफना देते थे और कीमती धातु वगैरह दफना देते थे, कीमती आभूषण दफना देते थे, ठीक है। तो ऐसा करते थे मिस्र के लोग, लेकिन हड़प्पा के लोग ऐसा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग जो थे वो बेसिक चीजें डाल देते थे और ज्यादा मतलब कीमती चीजें नहीं डालते थे। देखिए यहाँ पे इसे देखकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते। यानी जो हड़प्पा के लोग थे वो नहीं मतलब ज्यादा कीमती चीज दफनाते थे, लेकिन जो मिस्र के जो थे पिरामिड, इसमें बहुत ज्यादा कीमती कीमती चीजों को दफनाया जाता था, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखें। तो ये हो गया मतलब इतिहासकारों द्वारा उनके लाइफ स्टाइल और को देखते हुए उनके दैनिक जीवन को समझने का प्रयास किया इतिहासकारों ने, और उनके बीच में सामाजिक अंतर जानने का प्रयास किया। आर्थिक अंतर क्या था, कुछ भेदभाव था या जो भी था उसको, उसका एक तरीका तो उन्होंने उनकी कब्रें देख ली। दूसरा तरीका ये भी है कि देखिए दो तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, एक तो होती है उपयोगी और एक होती है लग्जरी। उपयोगी वो होती है जो बहुत बेसिक चीजें होती है, जैसे मतलब डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो डेली लाइफ में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़रूरत है ही उसकी, वो सारी उपयोगी हो जाती है। लेकिन ये क्या होती है, ये कीमत में अगर उपयोगी वस्तुओं की बात करें तो ये कम कीमती होती है, यानी कि इसकी कीमत कम होती है और ये उन चीज़ों से बनती है जो आसानी से उपलब्ध हों। लेकिन जो लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, ये कीमत में महंगी होती हैं।
ठीक है। और ये क्या होती है, आसानी से उपलब्ध नहीं होती है और महंगी उपलब्ध होती है। तो लोगों, जो इतिहासकार है उन्होंने देखा कि कौन से व्यक्ति किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मतलब जो इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, जाहिर सी बात है उनका स्टेटस ऊपर रहा होगा, वो अमीर रहे होंगे। और जो बेसिक चीज़ों को उपलब्ध चीज़ों को ही उपयोग करते थे वो शायद गरीब रहे होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उपयोगी वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो डेली लाइफ में उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे चक्की हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए, सुई हो गई, ईटीसी, मतलब अन्य चीजें। ये वस्तु जो थी सामान्य चीजों से बन जाती, जैसे मान लो पत्थर हो गया, मिट्टी, इन चीजों से ही बन जाती थी और ये आराम से ये चीजें उपलब्ध हो जाती थी। तो जो चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं वो कम कीमती होती हैं, यानी कि वो मतलब ज्यादा कीमती नहीं होती। लेकिन जो चीज बहुत मुश्किल से उपलब्ध होती है, बाहर से सामान मंगाना पड़ता है, वो क्या होती है, हमेशा कीमती होती है। तो जो इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते थे, बेसिक चीजों का, बिल्कुल वो गरीब होते होंगे, और जो इन्हीं चीज़ों में कुछ विशेष चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे वो अमीर होते होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। तो देखिए, ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो, जो महंगी होती हो, जो दुर्लभ होती हो, उन वस्तुओं को जो इतिहासकार हैं वो क्या मानते हैं, कीमती मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने फयांस का पात्र, ये जो बर्तन आपको दिख रहा है, पात्र जो आपको दिख रहा है, ये फयांस का है। अब ये फयांस जो होता था काफ़ी महंगा होता था, आराम से उपलब्ध नहीं था, तो ऐसा माना जाता है कि ये कम ही लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो देखिए, फयांस जो है कीमती क्यों है, आखिर कीमती क्यों है, क्योंकि इसको बनाना कठिन है, इसमें रेत, घिसी हुई रेत लगती थी, रंग डाला जाता था और चिपचिपा पदार्थ होता था, उनको आपस में मिश्रण किया जाता था, मिक्स करते थे, उसके बाद उसको पकाते थे, तब जाके मतलब कहीं इस तरीके की चीज़ें बनती थी। तो इसको बनाना काफ़ी जटिल था। जो चीज़ें जटिल थी बनाने में, इसीलिए क्या होता था, ये चीज़ें कीमती होती थी। और ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थ से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में मिले। छोटी बस्तियों में बहुत कम मिली हैं ये चीज़ें। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, हड़प्पा जो है एक बड़ा नगर है इस सभ्यता का, मोहनजोदड़ो भी एक बड़ा शहर है। तो जो ऐसी जगह है, बड़ी बड़ी जगह, और जो कि यहाँ पे ये कीमती चीज़ें मिल जाती थी। लेकिन जो और भी बहुत सारे स्थल थे जो कि छोटी बस्तियाँ थी, वहाँ पे बहुत कम मिली हैं। ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो गोल्ड होता है, सोना, सोना भी दुर्लभ था। जैसे शायद मतलब आज के समय में जैसे सोना बहुत महंगा है, तो शायद उस समय में भी सोना बहुत ज़्यादा महंगा रहा होगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2, और उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।